नमस्कार। आज हम जिस घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सच में आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है ओडिशा के केंदुझर जिले की। एक ऐसी घटना जो सुनने में किसी डरावनी फिल्म का दृश्य लग सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से ये हमारी और आपकी दुनिया की एक बहुत ही कड़वी और दुखद सच्चाई है। हम इस पूरी घटना को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा सिस्टम और एक आम अनपढ़ इंसान जब आमने सामने आते हैं तो उसके क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। चलिए इस गंभीर विषय पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी चौंकाने वाली घटना जिस पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है। जरा सोचिए, एक बैंक मैनेजर हताशा और झुंझलाहट में कह देता है, बहन को लेकर आओ, तभी पैसे मिलेंगे। बस यही वो एक वाक्य था जिसने इस पूरी खौफनाक घटना की नींव रखी। हम अक्सर कागजी कार्रवाई और नियमों में इतने उलझ जाते हैं कि शब्दों के वजन को भूल जाते हैं। मैनेजर ने तो शायद ये बात यूं ही कह दी होगी, बिना ये सोचे कि सामने खड़ा इंसान इन शब्दों का क्या मतलब निकालेगा। और यहीं से संचार या कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी और भयानक चूक होती है। इस बेतुके निर्देश का सीधा असर क्या हुआ? एक आदमी बैंक के दरवाजे से अंदर आता है। उसके हाथ में एक बोरा है और आपको पता है उस बोरे में क्या था? उसकी अपनी सगी बहन का कंकाल। जी हाँ, जिस बहन का 2 महीने पहले निधन हो चुका था। उस आदमी ने मैनेजर की बात को बिल्कुल शाब्दिक अर्थ में ले लिया, यानी लिटरली ले लिया। उसे लगा कि बैंक यही तो मांग रहा है। ये दृश्य इमेजिन करना भी रोंगटे खड़े कर देता है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक इंसान इस हद तक पहुंचा कैसे। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे दूसरे भाग में, उन पैसों की दुखद कहानी जिसने इस पूरे घटनाक्रम को जन्म दिया। मुंडा परिवार की ये कहानी दुखों से भरी है। अगर हम घटनाओं के क्रम को समझें तो करीब 2 साल पहले बड़े भाई रायबू ने एक बैल बेचा था और अपनी बड़ी बहन कालरा के नाम पर बैंक में कुछ पैसे जमा किए। रायबू ने खुद को नॉमिनी बना लिया, लेकिन फिर किस्मत ने बहुत बुरा खेल खेला। 1.5 साल पहले रायबू का निधन हो जाता है और फिर सिर्फ 2 महीने पहले बहन कालरा भी चल बसी। अब इस परिवार में बचता है 50 साल का जीतू मुंडा। 4 भाई बहनों में 2 तो शादी करके अलग हो चुके थे, लेकिन कालरा और जीतू अविवाहित थे। अब बैंक में पड़े उन पैसों पर दावा करने के लिए जीतू बिल्कुल अकेला और असहाय रह गया था। और वो रकम कितनी थी? सिर्फ 19,300 रुपए। शायद आज के दौर में बहुत से लोगों के लिए ये रकम कुछ भी ना हो, लेकिन जरा उस अनपढ़ आदिवासी परिवार के नजरिए से सोचिए। एक बैल को बेचकर जमा की गई ये उनकी जिंदगी भर की पूंजी थी। कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद नहीं था, ये सिर्फ 19,300 रुपए, जिसके लिए इस परिवार के इकलौते बचे सदस्य को इतने भयानक मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजरना पड़ा। कहानी का तीसरा मोड़ तब आता है जब बैंक ने उसे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। जीतू कोई एक बार बैंक नहीं गया था, वो बार बार न जाने कितनी बार उस ब्रांच के चक्कर काटता रहा, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटा दिया गया। मैनेजर ने पैसे देने से मना कर दिया और बस एक ही रट लगाई रखी, जाओ मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ, कानूनी वारिसों को साथ लेकर आओ। अब सोचिए, एक अनपढ़ इंसान जिसने अभी अभी अपने परिवार वालों को खोया है, वो इन बैंकिंग प्रक्रियाओं के जाल में बुरी तरह उलझ कर रह गया। उसे सही रास्ता दिखाने के बजाय बस बार बार बैंक से वापस भेज दिया गया। और यहीं से हमारी कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, संचार और समझ का अभाव। एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप जिसने सब कुछ बदल दिया। पढ़े लिखे समाज के लिए ये शब्द बहुत आम है, नॉमिनी या कानूनी वारिस। मतलब वो व्यक्ति जो कानूनी तौर पर किसी मृतक की संपत्ति पाने का हकदार है। लेकिन सच मानिए, उस 50 साल के अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति के लिए ये किसी एलियन भाषा से कम नहीं था। जीतू को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है या ये कानूनी वारिस कैसे साबित किया जाता है। अगर हम इस पूरी स्थिति को एनालाइज करें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ है बैंक की दुनिया जो अपने सख्त नियमों, डेथ सर्टिफिकेट और लीगल कागजातों से बंधी है, और दूसरी तरफ है जीतू की दुनिया, एक सीधा साधा इंसान जिसे रूल्स नहीं पता। उसे तो बस इतना समझ आया कि अफसर ने गुस्से में कहा था अपनी बहन को लेकर आओ। इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई तालमेल ही नहीं था। बैंक वाले ने मुहावरे की तरह जो बात कही, जीतू ने उसे बिल्कुल सच मान लिया, क्योंकि उसे असल प्रक्रिया समझाने वाला वहां कोई था ही नहीं। तो फिर जीतू ने क्या किया? हताशा में और बैंक के उस आदेश का पालन करने के लिए उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता।
सबसे पहले उसने अपनी बहन की 2 महीने पुरानी कब्र खोदी, फिर उसने उस कंकाल को निकाला और एक बोरे में भर लिया, और उसके बाद वो उस भारी बोरे को उठाकर पूरे 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया। ये कोई जानबूझकर की गई हरकत नहीं थी, ये एक सिस्टम के सताए और थकाए हुए इंसान की आखिरी हताशा थी। जब जीतू बैंक पहुंचा, उसने वो बोरा जमीन पर रखा और मैनेजर से बड़ी मासूमियत से बोला, मेरी बहन को देखो और पैसे दे दो। इसके बाद तो बैंक में हड़कंप मचना ही था। स्टाफ ने जैसे ही कंकाल देखा, मारे डर के तुरंत बैंक के गेट अंदर से लॉक कर लिए। और इस पूरे सीन में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या थी? जीतू बिल्कुल शांति से बाहर बरामदे में बैठा इंतजार करता रहा। उसे तो एहसास ही नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। उसे तो बस यही लग रहा था कि उसने बैंक की डिमांड पूरी कर दी है। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और फिर शुरू होता है 5वां अध्याय, पुलिस का दखल और इस पूरी स्थिति का समाधान। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पटना पुलिस स्टेशन के इंचार्ज किरण प्रसाद साहू और एएसआई गौरहरी गरडिया तुरंत मौके पर पहुंचे। और यहाँ पुलिस ने जो किया ना, वो बैंक वालों को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। पुलिस ने घबराने या जीतू पर चिल्लाने के बजाय बहुत ही शांति और धैर्य से उसे पूरी बात समझाई। उन्होंने उसे बताया कि मृतक के खाते से पैसे निकालने का असली कानूनी तरीका क्या होता है। इस थोड़े से मानवीय रवैये का जादू देखिए, जीतू तुरंत समझ गया। वो उस कंकाल को वापस ले गया और अपनी बहन को पूरे सम्मान के साथ दोबारा दफना दिया। पुलिस ने भी उसे पूरा भरोसा दिलाया कि वो खुद उसे जल्द से जल्द पैसे दिलाने में मदद करेंगे। देखिए, सहानुभूति के 2 शब्दों ने वो कर दिखाया जो बैंक के कड़े नियम महीनों में नहीं कर पाए थे। तो इस पूरी घटना से हमने क्या सीखा? ये हमारे आखिरी अध्याय का विषय है और पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। बैंक अधिकारी मृतक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया समझाने में पूरी तरह विफल रहे। अगर हम इस पूरे मामले की जड़ में जाएं, तो यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ, बैंक के पास अपने नियम हैं, वो जरूरी भी हैं, लेकिन उन नियमों को समाज के उस आखिरी इंसान तक उसी की भाषा में समझाना, ये भी तो उसी संस्था की जिम्मेदारी है ना। जब हमारे संस्थान अपनी इस बेसिक जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, तो अज्ञानता और नौकरशाही के टकराव से ऐसी ही भयानक त्रासदियां जन्म लेती हैं। इस विश्लेषण के अंत में ये घटना हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करती है। जब हमारी वित्तीय प्रणालियां, हमारे बैंक एक आम इंसान की भाषा बोलने में नाकाम हो जाते हैं, तो ऐसे दुखद परिणामों के लिए असल में दोषी कौन है? क्या गलती उस अनपढ़ आदिवासी की थी जिसे सिस्टम के नियम नहीं पता थे, या उस सिस्टम की जो कागजों में इतना उलझ गया कि एक इंसान से 2 शब्द सहानुभूति के नहीं बोल सका? वित्तीय समावेशन का मतलब सिर्फ बैंक खाते खोलना नहीं है दोस्तों, इसमें मानवीय संवेदना का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।